रफली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जब लाइफ सबसे पहले इवॉल्व हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल्स होती थी। अब लाइफ सबसे पहले कहाँ इवॉल्व हुई, पानी में इवॉल्व हुई, यानी कि उनके आसपास पानी था। ठीक है, तो उस वाटर में जो भी चेंजेस आते थे वो केमिकली उसको परसीव करते थे और उसके हिसाब से रिएक्ट कर देते थे। मान लो आसपास कोई खाने वाली चीज़ है, अब उन्होंने केमिकली परसीव किया कि हाँ भाई आसपास खाना है, उस डायरेक्शन में मूव किया, उसको खा लिया। ठीक है, या कोई डेंजर अगर परसीव किया तो उससे दूर चले गए। ये तो बहुत सिंपल हो गया, सिंपल परसीव किया और सिंपल एक्शन दिया। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, मतलब ये कई सारी सेल्स आपस में मिल गई और बड़े ऑर्गेनिजम्स बनाए। तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने तो उनका साइज़ भी बड़ा हुआ। अब जैसे मान लो हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हाथ हो गए, पैर हो गए। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है अब उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस इन्फॉर्मेशन का कैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाया जाए, तो उसका भी कोई तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो सेल्स थी उन्होंने कुछ प्रोसेसेस इवॉल्व करने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में से कुछ प्रोसेसेस निकले। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस निकले ये बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे कोई छोटा सा एक पेड़ हो, एक छोटा सा पेड़ हो जैसे कोई। ठीक है, तो पेड़ जो होता है ना उसको डेंड्रॉन बोलते हैं, डेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी वर्ड से निकला इनका वर्ड डेंड्राइट। ठीक है, अब ये प्रोसेसेस भी ना इस तरह से इवॉल्व हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, या दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। इसीलिए इतनी ब्रांचिंग फॉर्म में और इतने ज़्यादा वाइड एरिया में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या होता है ना, डेंड्रॉन्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्पाइक्स भी होते हैं जिनको हम बोलते थे डेंड्राइटिक स्पाइन्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कि अगर वो रिचली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में होते हैं तो ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स जो होते हैं अपना नंबर बढ़ा देते हैं। और मान लो ऐसा एनवायरनमेंट हो उनके आसपास जहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही या अकेले हैं, तो ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स एकदम गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से पता पड़ा कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स होती है ना बच्चे की, इन्फेंट की, उसके आसपास जितना स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हो उतना अच्छा है, वो उतने डेंड्राइटिक स्पाइन्स डेवलप करेगा और उसकी न्यूरोनल डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी। ठीक है, चलो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन रिसीव करने की बात। अभी तक तो हमने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है, अब कर ली, अब इसका करें क्या। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो हम तक आ गई, बट उसके हिसाब से हमें कुछ रिएक्शन भी तो देना पड़ेगा ना। अब हो सकता है हमारे आसपास कोई खतरा हो तो हमें उससे बचकर भी जाना पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी करना पड़ेगा ताकि हम उस खतरे को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो वो कैसे होगा, उसके लिए इस इन्फॉर्मेशन को कुछ ऐसी सेल्स की तरफ भेजना पड़ेगा जो उसको या तो एनालाइज कर लें या उसके हिसाब से रिएक्ट करें। अब वो कैसे भेजें, ठीक है, तो उसको भेजने के लिए एक और स्पेशलाइज्ड प्रोसेस डेवलप किया इन्हीं सेल्स ने, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट हुई थी ये उस इन्फॉर्मेशन को भेजता है आगे। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स की तरफ जो उसको एनालाइज करें, जो कि ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन होते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गन्स की तरफ जो उस पर एक्शन लें, जैसे मसल्स हो गई या ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, तो जहाँ से ये एक्सॉन निकलता है उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक, और ये हो गया अपना हमारा एक्सॉन। एक्सॉन जो एंड होता है वो कुछ नर्व एंडिंग्स में एंड होता है जो कि अफेक्टेड ऑर्गन्स तक जाते हैं। ठीक है, और ये जो नर्व एंडिंग्स होती है ना, इनका जो एंड होता है वो थोड़ा स्वॉलन होता है, तो स्वॉलन जो एंड होता है उसको बोल देते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इंफॉर्मेशन जो जाती है यहाँ से, भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तेज स्पीड में जानी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू होती है। नर्व कंडक्शन जिसको बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल जिसको बोल देते हैं, एक इलेक्ट्रिकल काम है। तो इलेक्ट्रिकल काम जहाँ पे भी होता है वहाँ पे उसको कवरिंग भी प्रोवाइड करानी पड़ती है। ठीक है, तो नेचर ने इनको भी कवरिंग प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो इनको कुछ सेल्स ने एनक्लोज कर लिया। तो ये जो कवरिंग इनको प्रोवाइड कराई गई ये एक तरह की फैटी टिश्यू से बनी होती है और ये इंसुलेटर का काम करती है। जैसे जो हमारे तार होते हैं ना उनके आसपास रबर ट्यूबिंग होती है, ऐसे ये होती है, इसको बोल देते हैं माइलिन शीथ।
माइल निशीथ के बारे में मैंने डिटेल में अपनी दूसरी वीडियो में बनाया है, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में नीचे डाल दूंगा, ठीक है, उसको डिटेल में समझने के लिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ना हम जो ये सेल थी, जो पूरा न्यूरॉन था, तो इसकी जो ये जो मेन पार्ट था सेल का, इसको हम बोल देते हैं सेल बॉडी या साइटोन, ठीक है। अब ये सेल बॉडी को देखो ध्यान से। इस सेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं ना, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर में रखने के लिए, ताकि उसकी एक शेप बनी रहे प्रॉपर, उसको सपोर्ट प्रोवाइड हो, उसके अंदर एक स्केलेटन होती है। ऐसे ये जो सेल होती है ना, इसके अंदर भी एक एंडोस्केलेटन होती है, ठीक है। वो स्केलेटन किस चीज़ से बनी होती है? कुछ फिलामेंट्स होते हैं, जगह जगह स्प्रेड होंगे वो फिलामेंट्स, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं न्यूरोफिब्रिल्स या माइक्रोफिलामेंट्स, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल्स का मतलब है जो न्यूरॉन के अंदर फाइबर्स हैं, छोटे छोटे फाइबर्स, इसलिए फिब्रिल हो गए, फाइबर नहीं हुए तो न्यूरोफिब्रिल्स हो गए, ठीक है। और छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या काम करते हैं ना, जैसे हमारी जो सेल्स होती है उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे ही जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो उसको ये छोटे छोटे स्पेसेस में डिवाइड कर देते हैं, इनकी वजह से ना वो कुछ भागों में बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ऐसे जगह जगह पे होगा। वो जो एक ग्रैन्युलर सा स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं निसिल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है डार्क कलर का दिखाई देता है जब भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक। एक ये बात हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूरॉन होता है ना, वो जब डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उसी टाइम पे डिवाइड करता है, जब एडल्टहुड में आ जाता है उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। जब भी कोई एक सेल डिवाइड करती है तो उसके लिए सेंट्रियोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, इसके अंदर नहीं होते। लेकिन जो न्यूरॉन होता है उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी वो जी सकता है, ठीक है। अब अगर इसको इमेजिन करें ना, स्ट्रक्चर को जो मैंने आपको समझाया है, तो इमेजिन करने से में ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो मान लो इसकी जो सेल बॉडी है वो एक टेनिस बॉल के बराबर है, जस्ट इमेजिन एक टेनिस बॉल है, वो सेल बॉडी है, तो उसके जो डेंड्राइट्स होंगे ना वो इतने वास्ट होते हैं कि वो इस पूरे रूम को भर देंगे। और जो इसका एक्सॉन होता है ना वो लगभग 1 माइल लॉन्ग तक हो सकता है। और उसको आप इमेजिन करोगे जैसे वो गार्डन में जो हाउस पाइप होता है ना, इससे हम पानी डालते हैं, उतना पतला इमेजिन करो। तो एक टेनिस बॉल, उसमें से इतना पतला पाइप जो कि 1 माइल तक जा रहा है, ठीक है। और ये पूरा रूम डेंड्राइट से भरा हुआ है। ऐसे आप स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हो, कितना वास्ट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक है। तो ये तो था ना न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब न्यूरॉन्स ना कई टाइप के हो सकते हैं। देखो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, उनका क्या होता है, जैसे ये जो एक न्यूरॉन मैंने बनाया है, इसमें क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में यहाँ से भी प्रोसेस जा रहा है, मतलब कई पार्ट से, कई पॉइंट से प्रोसेस निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, और भी कहीं से निकल रहा होगा, इधर से भी निकल रहा है। तो ये हो गया एक मल्टीपोलर न्यूरॉन। कई पोल्स हैं इसके, इस पोल से भी निकल रहा है, इस पोल से भी, इस पोल से भी, इस पोल से भी, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन मतलब जिसके कई पोल्स हैं। अब कुछ ये ज़्यादातर जो अपने मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक मोटर न्यूरॉन ही है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनमें क्या होगा, 2 अपोजिट पोल से निकल रहे होंगे प्रोसेस, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ एक्सॉन निकल रहा होगा और उसकी नर्व एंडिंग्स होंगी। ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है ये रेटिना की रॉड सेल का बनाया है, ऊपर रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, और नीचे एक्सॉन जा रहा है। तो जिनमें 2 पोल से निकलते हैं ना, उन्हें हम बोल देते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, ठीक। ये तो हो गया मल्टीपोलर, ये है बाईपोलर, ठीक है। अब ना कुछ क्या होते हैं, कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तो सेंसेशन जितनी अच्छी और जितनी तेज स्पीड से जाए उतना अच्छा है। तो उनका क्या होता है ना, उनका जो सेल बॉडी होती है ना वो थोड़ी साइड में हो जाती है। मान लो ये उनके डेंड्राइट्स थे, इन्होंने भाई कोई सेंसेशन रिसीव करी, अभी उसको भेज रहे हैं सेंसेशन को, ठीक है। तो इनका जो सेल बॉडी होगी वो कहीं साइड में होगी, ठीक है, और एक ही पॉइंट से निकल रहा होगा, एक ही पॉइंट से एक ऐसा प्रोसेस जा रहा होगा जो डेंड्राइट दे रहा होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी बिल्कुल आगे जाके एक्सॉन बना रहा होगा। ये प्रोसेस आगे जाके इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र कर रहा होगा जो कि एक्सॉन बना रहा होगा, ठीक है। तो ये इसकी सेल बॉडी क्या हुई, थोड़ी साइड में है और एक पॉइंट से निकल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ से प्रोसेस आ रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। यूनिपोलर यानी कि जिसमें सिर्फ एक पोल से
जो एक्सॉन है वो निकल रहा है, कोई प्रोसेस निकल रहा है। ये ज़्यादा सेंसोरी न्यूरॉन्स में होता है। ठीक है, तो ये था न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर और उसके सब टाइप्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।